लास्ट लेक्चर जो था तो उसमें हम लोगों ने आर्क वेल्डिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था ना। आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने इसका फिगर अच्छे से समझा दिया था आप लोगों को इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला पॉइंट इसमें है, पहला पॉइंट जो है, इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, क्योंकि फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर आता है आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। दूसरा क्या है, इन दिस वेल्डिंग बोथ द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विद द टू टर्मिनल्स ऑफ द पावर सप्लाई। इसमें क्या होता है कि जो पावर सप्लाई होती है उस पावर सप्लाई में दो टर्मिनल होते हैं, उसका एक टर्मिनल तो वर्कपीस से कनेक्टेड होता है और दूसरा टर्मिनल जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो वन टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द वर्कपीस व्हाइल द अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। ये इसमें सेकंड पॉइंट लिखा गया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है, in this the heat for welding is obtained from an arc between the electrode and the workpiece। तीसरा पॉइंट इसमें ये लिखना है कि जो वेल्डिंग के लिए जो हीट होती है, वेल्डिंग के लिए जो हीट मिलती है इसमें, इस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, वो कहां से मिलती है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द आर्क दैट इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। ठीक है, सो इन दिस, इस वेल्डिंग में क्या होता है, द हीट फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग के लिए जो हीट होती है इज ऑब्टेन्ड, कहां से प्राप्त होती है? इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आर्क, आर्क से। आर्क जो आप बोलते हो चिंगारी जो निकलती है, उस चिंगारी से हीट मिलती है हमें बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, जो कि हमें जो आर्क होती है जो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में मिलती है। तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जो चिंगारी होती है, जो आर्क होती है, उस आर्क से हमें वेल्डिंग करने के लिए हीट इस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में मिलती है। ठीक है, इन दिस वेल्डिंग द हीट फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आर्क दैट इज जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो आर्क होती है, उस आर्क को हम यूज करते हैं वर्कपीस को वेल्ड करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए इन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया इतना? मैं हालांकि बता चुका हूँ लास्ट, इससे पहले वाले जो लेक्चर हुए हैं। इतना समझ में आया? पहला पॉइंट क्या था कि ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस का एक टाइप है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि इस वेल्डिंग में जो पावर सप्लाई होती है, उस पावर सप्लाई से दो टर्मिनल निकलते हैं, उसमें एक टर्मिनल तो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है और दूसरा टर्मिनल वर्कपीस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये पावर सप्लाई है आपकी, और इस पावर सप्लाई से दो टर्मिनल, दो वायर निकले हुए हैं, इलेक्ट्रिक वायर। ये दो टर्मिनल है जो पॉइंट पॉइंट गोल गोल आपको दिख रहे हैं पावर सप्लाई के पास। ठीक है, यहाँ पर एक टर्मिनल तो आपका जा रहा है, ये वायर जा रहा है, एक वायर तो आपका वर्कपीस से कनेक्टेड होता है और दूसरा जो वायर होता है आपका, वो आपका इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड होल्डर, और इलेक्ट्रोड होल्डर में आप इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हो, और जो इलेक्ट्रोड आपका यूज होता है वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है। कोटेड का मतलब होता है इसमें कोटिंग हो रही होती है फ्लक्स की, और फ्लक्स आउटसाइड आप देख रहे हो फ्लर मटेरियल होता है, फ्लक्स होता है, और जो अंदर आप खाली खाली रॉड देख रहे हो, यहाँ पर मेटल आपका होता है, जो मेटल एक्चुअल में पिघल के गिरता है वर्कपीस के ऊपर। हालांकि फ्लक्स भी पिघलता है, वो फ्लक्स भी ऊपर जमा हो जाता है आपके ऊपर वर्कपीस के ऊपर, और सबमिट होने के बाद, जमा होने के बाद, इकट्ठा होने के बाद जो फ्लक्स है वो ऊपर आप लोग देखते हो जब भी वेल्डिंग कराने जाते हो तो एक लेयर ऊपर ऐसी होती है, जो लेयर आपकी कैसी हो जाती है, बाद में छूट जाती है ना, तो वो आपका क्या होता है, स्लेग बोलते हैं इसको। स्लेग होती है, स्लेग मतलब जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों की एक लेयर बन जाती है। उन अशुद्धियों की क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर हम बाद में हटा देते हैं। वो हालांकि जो फ्लक्स होता है वो एक आप बोल सकते हो एक एनवेलप भी बनाता है, एक आवरण भी बनाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक गैसेस को वेल्डिंग का जो मोल्टन पूल है उसमें जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि वेल्डिंग करने के लिए जो हीट होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, वो आर्क से मिलती है, और जो आर्क कहाँ जनरेट होती है? वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में। तो देखो ये आपका इलेक्ट्रोड है डायग्राम में ऊपर, ठीक है, ये कोटेड इलेक्ट्रोड है, और नीचे ये आपका वर्कपीस है। इन दोनों के बीच में ही तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो रही है। देखो इलेक्ट्रिक आर्क लिखना है, इसको कोर नहीं लिखा, ये कोर गलत है, ARC लिखना है इसको, ARC, इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक आर्क, ARC।
तो इलेक्ट्रिक आर्क किस किस के बीच में जनरेट होती है? वर्कपीस के बीच में और इलेक्ट्रोड के बीच में, जो कि रिक्वायर्ड हीट हमें प्रोवाइड होती है वेल्डिंग करने के लिए इस आर्क की वजह से। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्क जनरेट कैसे होती है। ठीक है, हाउ द आर्क इज जनरेटेड, तो उसका वो बता देते हैं। सो द आर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उस इलेक्ट्रिक सर्किट के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अब बोलोगे सर दूसरा इलेक्ट्रोड कहाँ गया? हमने तो एक ही बात की भाई, जो वर्कपीस है आपका, वो वर्कपीस तो पावर सप्लाई की एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो दूसरा इलेक्ट्रोड वो हो जाएगा, एक तरीके से काम करेगा, है ना। तो द आर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर नियरली टच्ड टुगेदर। जब पूरा टच नहीं करेंगे, अब उनको जब थोड़ा सा टच किया जाता है, आप नियरली टच्ड टुगेदर, TOUCHED और ऐड कर लेना इसमें, टच टुगेदर। तो आर्क कब जनरेट होती है? जब दो इलेक्ट्रोड होते हैं किसी भी पावर सप्लाई के, उन पावर सप्लाई को नियरली टच किया जाता है। मैंने आपसे बोला था कि पूरा टच नहीं करते हैं, उनके बीच में गैप कितना मेंटेन रखते हैं? गैप की वैल्यू याद रखनी है 2 mm से, माइक्रोफोन लो। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जैसे ही आर्क कैसे जनरेट होती है, तो इसमें ये लिखा है कि द आर्क इज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर नियरली टच्ड टुगेदर। अब देखो लिखा है नियरली टच्ड टुगेदर, TOUCHED। ठीक है, जब साथ साथ उनको थोड़ा सा टच करने वाले होते हैं, टच हुए नहीं है लेकिन वो टच नियरली टच्ड हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच का गैप बहुत कम होता है, लगभग 2 mm से 4 mm का गैप। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 2 mm से 4 mm का गैप हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो जब दो इलेक्ट्रोड्स को, जो कि किसी एक सर्किट के दो इलेक्ट्रोड हैं, उनको नियरली टच किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, तो एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो होता है थ्रू अ हाईली रेजिस्टेंट एयर गैप। जो एयर गैप होता है उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में से, तो एक हाईली रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, उस हाई रेजिस्टेंस से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसको हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस याद रखना है, पहली बात इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया था। ठीक है, कितनी बार पूछा गया था? 3 बार। SSC JEE में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आर्क जनरेट होती है इलेक्ट्रिक आर्क में, ठीक है, वो किस वजह से जनरेट होती है, वाई। तो आपको याद रखना है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ये लिखा है ना, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, हेलो हेलो, इज इट क्लियर? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि दो जो मेटल की प्लेट है, दो जो इलेक्ट्रोड हैं, वो दोनों, हेलो, वो दो इलेक्ट्रोड जो हैं, हाँ आवाज आ रही है ना अभी क्लियर? आवाज आ रही है, कट रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब दो इलेक्ट्रोड हैं उन, ठीक है, जब दो इलेक्ट्रोड को आप नियरली टच करते हो तो उनके बीच का क्या होता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होती है। उस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एयर जो होती है उस एयर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो उस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर आर्क जनरेट होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ द एयर दैट इज इन द प्लाज्मा स्टेट। और जब एयर आयोनाइज हो जाती है तो उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, व्हेन द एयर इज आयोनाइज्ड द स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। हालांकि ये चौथा पॉइंट बड़ा है, आप इसको और पॉइंट में ब्रेक कर सकते हो। देखो पहले मैं पूरा पढ़ देता हूं। द आर्क इज प्रोड्यूस्ड, आर्क कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के दो इलेक्ट्रोड जो हैं आर नियरली टच्ड टुगेदर, जब उनको नियरली टच किया जाता है। एक पॉइंट यहां लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा, इसमें इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद बोल सकते हो एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाईली रेजिस्टेंट एयर गैप। ठीक है, तो जो हाईली रेजिस्टेंट एयर गैप होता है उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में से, उस हाईली रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिक एयर गैप की वजह के बीच में से जब करंट का पास होता है, ठीक है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एयर गैप, ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ एयर, एंड दैट इज द प्लाज्मा स्टेट। ये वाला जो आपको लिखना है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वाला और प्लाज्मा स्टेट, इसको आपको ब्रैकेट में बंद करना है। ठीक है,
समझ रहे हो? यस सर। कॉन्टैक्ट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखा है उसके पहले ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और आपको एंड तक ब्रैकेट लगाना है, प्लाज्मा स्टेट तक, ये ब्रैकेट में लिखना है। हालांकि अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इसके बीच का जो क्लू है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसमें मेंशन्ड है। ठीक है, एक तरीके से नोट है ये। द आर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर नियरली टच्ड टुगेदर एंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए हाईली रेजिस्टेंट एयर गैप। तो जब इलेक्ट्रिक करंट एक हाईली रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिक गैप से पास होता है तो उस टाइम पे आपकी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है। ये तो ऊपर की फिजिक्स है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि कांटेक्ट रेजिस्टेंस वहां होती है, उस कांटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से आपकी आर्क जनरेट होती है। क्यों? ड्यू टू द एयर आयोनाइजेशन ऑफ द एयर दैट इज इन द प्लाज्मा स्टेट। उस करंट की वजह से क्या होता है, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर होती है वो एयर आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज होने की वजह से वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको हम आयोनाइजेशन ऑफ एयर बोलेंगे या प्लाज्मा स्टेट बोल सकते हैं उसको, जिसमें तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी आर्क जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर हाउ द आर्क इज प्रोड्यूस? आर्क कब प्रोड्यूस होती है? जब दो इलेक्ट्रोड को किसी पावर सप्लाई किया, किसी सर्किट के, इलेक्ट्रिक सर्किट के दो इलेक्ट्रोड को हम नियरली टच करते हैं तो उनके बीच में जो एयर गैप होता है, उस एयर गैप में हाई कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होती है, हाई कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होती है, और आप बोल सकते हो हाई कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होती है। उस हाई कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, जो एयर उसके बीच में होती है वो एयर आयोनाइज हो जाती है और आपकी आर्क जो है जनरेट हो जाती है। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? इनको आपको अपने वर्ड में लिख देना है सर। ये सेंटेंस अगर आपको इजीली नहीं समझ में आ रहा तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो। यस सर। तो आर्क कब प्रोड्यूस होती है? जब दो आपकी सर्किट के दो इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोड को आप लगभग टच करते हो, इट आर नियरली टच्ड टुगेदर। जब आप नियरली टच टुगेदर करते हो तो उनके बीच में जो एयर गैप होता है, एयर गैप जो होता है वो एयर गैप हाईली रेजिस्टिव होता है, हाईली कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस होता है, और जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होकर के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचता है, आपकी आर्क जनरेट हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका करंट जो इलेक्ट्रोड रॉड थी, पहला जो फिलर मेटल था, ये वाला टॉर्च का जो आपका इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड से जैसे ही वर्कपीस पर करंट का फ्लो होता है इजीली, तो आपका जो आपकी आर्क है वो जनरेट हो जाती है। चलिए, बाकी आपको जो जो चीजें याद रहे उतना जरूर लिख देना। मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉप करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखना है कि आर्क कैसे जनरेट होती है। अगर स्पेशल ये पूछा गया है कि हाउ आर्क इज जनरेटेड, तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ये पूरा वाला पैराग्राफ लिखना है, पूरा पॉइंट लिखना है चौथा। अगर पूछा गया एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो आप लिख सकते हो बीच वाला, लास्ट वाले पॉइंट गायब भी कर सकते हो, मतलब ये वाला थ्रू हाई रेजिस्टेंस एयर गैप, ये गायब कर सकते हो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाई, और कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस किस वजह से आती है? आपकी हाई जो आपकी एयर प्रेजेंट होती है उस एयर प्रेजेंट की वजह से। अगला पॉइंट है पांचवा। सो दीज कंडक्टर्स, कौन से कंडक्टर्स, किन कंडक्टर्स की बात हो रही है? आपका इलेक्ट्रोड और वर्कपीस। तो दीज कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2 mm to 4 mm टू मेंटेन द आर्क। आर्क को बनाए रखने के लिए, आर्क को स्टेबल रखने के लिए आपको दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक मिनिमम गैप बनाए रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी स्टेबल होने चाहिए। सो दीज कंडक्टर्स मीन्स द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड। सेपरेटेड की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, SEPARATED, आर सेपरेट। ठीक है, SEPARATED आर सेपरेट by a small distance 4 mm to 2 mm, 2 mm to 4 mm। ठीक है, टू मेंटेन द आर्क। तो आर्क को मेंटेन करने के लिए हमें दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में या कंडक्टर्स के बीच में एक मिनिमम एयर गैप मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। if हेलो, अभी आ रही है आवाज? सर।
हाँ, छठवां पॉइंट क्या है? Yes, sir. हाँ, छठवां पॉइंट क्या है? इफ, ये इट नहीं आएगा, इट को करेक्ट कर लेना है, इफ लिखना है, IF, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस, रेजिस्टेंस की जगह पे आपको गैप लिखना है, गैप या डिस्टेंस लिख सकते हो, गैप या डिस्टेंस, रेजिस्टेंस गलत लिखा है, आपको डिस्टेंस लिखना है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और लिखना है, ऑल नहीं लिखना, OR लिखना है, और डिक्रीजेस, DECREASES, स्पेलिंग जो भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है उसको करेक्ट कर देना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देन द आर्क एक्सटिंग्विश, ठीक है। जो आर्क है आपकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब बुझ जाना, इसको बोलते हैं बुझ जाना, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बुझ जाना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना, ठीक है। आपकी आर्क बुझ जाएगी, मतलब यह बंद हो जाएगी बनना। तो ये है अगला पॉइंट, ये है कि अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब या वर्क पीस हो गया और इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो क्या होगा, जो आर्क है वो आपकी बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ठीक है। ये छठवां पॉइंट समझ में आया। चलिए अगला पॉइंट सातवां है, द टेम्परेचर, TEM लिखा है, TEM लिखा है, ये टेम्परेचर है। द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज अबाउट 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना है, पूछा गया है कि कितना टेम्परेचर पे होती है आर्क वेल्डिंग, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है, 5500 6000 के आसपास अगर दिया है ऑप्शन, आपको टिक कर देना है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग is carried out at a temperature of about 5500 डिग्री सेंटीग्रेड और 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला पॉइंट है, द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में बी AC और DC। जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है आपकी, वो आपकी AC वेल्डिंग भी हो सकती है, AC आर्क वेल्डिंग भी हो सकती है, और DC आर्क वेल्डिंग, ठीक है। कैपिटल A, कैपिटल C, AC और DC, ठीक है। AC सुना है ना, AC सप्लाई, घर में जो बिजली आती है, लाइट आती है, वो AC सप्लाई होती है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं। और DC जो बैटरी होती है आपकी, उस बैटरी से DC चार्ज, DC वोल्टेज होता है, तो वो DC होती है आपकी DC सप्लाई। तो DC सप्लाई को बोलते हैं डायरेक्ट करंट सप्लाई, ठीक है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है वो DC वेल्डिंग भी हो सकती है और AC वेल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। व्हेन द सप्लाई इज यूज्ड, व्हेन AC सप्लाई इज यूज्ड देन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, ये कई बार पूछे गए हैं, कई बार। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं, याद रखना है। व्हेन AC सप्लाई इज यूज्ड, मतलब जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, देन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ऑन द वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। जब आप लोग जब सप्लाई की बात करेंगे, अगर वो सप्लाई आपकी AC सप्लाई है तो आपकी आधी आधी हीट जनरेट होगी, मतलब आधी हीट कहां पर मिलेगी आपको, इलेक्ट्रोड पर मिलेगी, और आधी हीट वर्कपीस पे। मतलब आपने अगर टोटल हीट या टोटल अमाउंट जो सप्लाई दी, टोटल हीट मान लेते हैं 50 जूल दी, 50 जूल आपने हीट सप्लाई की, तो 25 जूल जो सप्लाई होगी हीट वो वर्कपीस पर होगी, और 25 इलेक्ट्रोड पर होगी, और 25 जूल जो होगी वो आपकी वर्कपीस पर होगी, ठीक है भाई। 50 का 50% कितना हो गया, 25 हो गया ना। तो आधी हीट तो आपकी वर्कपीस पर जनरेट होगी और आधी हीट आपकी इलेक्ट्रोड पर जनरेट होगी। याद रखना है, पूछा जाता है कि कितने % हीट होती है, कब, आर्क वेल्डिंग AC सप्लाई जब हम देते हैं, जब आप AC सप्लाई यूज करोगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में, तो 50% हीट जो होगी वो आपकी वर्कपीस पर जनरेट होती है और 50% हीट आपकी इलेक्ट्रोड पर जनरेट होती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ठीक है 50% तो AC पे होती है, फिर DC में क्या होता है ऐसा, क्या DC में कुछ गलत मतलब उल्टा होता है इसमें, या कुछ और चीजें होती है? बिल्कुल DC में उल्टा होता है, ठीक है। DC में जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव जिस टर्मिनल को, या जो सप्लाई होती है DC सप्लाई का जो टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल जिस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल DC सप्लाई का जिससे भी कनेक्ट होगा वहां पर 2/3% हीट डेवलप होगी, 2/3, और 1/3 वहां डेवलप होगी जहां पर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। समझ में आ रहा है?
हेलो, अगर डीसी सप्लाई आप यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग डीसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो जब आप डीसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग यूज करेंगे तो उस वाले केस में डीसी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होगा कि जो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम उस वहां पर 2/3 हीट डेवलप होगी, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो आपका 1/3 हीट डेवलप होगी। जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए कि 90 जूल हीट है, टोटल हीट कितनी है 90, तो 90 का 2/3 कितना हो गया 60, तो 60 तो पॉजिटिव वाले पे बन जाएगा और 3 कहां बन जाएगा, मतलब 30 कहां बन जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, तो जब डीसी सप्लाई यूज करते हो तो नेगेटिव टर्मिनल को बनाते हैं, और जब डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल पे 1/3% लगभग 33% हीट होती है, और लगभग 66% के अराउंड आपकी हीट पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होती है। ठीक है, 1/3 और 2/3 आपको ये वैल्यू याद रखनी है, कब, जब डीसी सप्लाई यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी, समझ में आ गया? यस सर। तो यही लिखा है, अगर हम एसी सप्लाई यूज करेंगे तो आपको आधी आधी हीट 50% इलेक्ट्रोड पे जनरेट होती है, 50% वर्कपीस पे। लेकिन इन केस ऑफ डीसी सप्लाई 2/3 मतलब 2/3, 2 लिखा है यहाँ पे, 2/3 कर देना, 2/3 कर देना, ऑफ टोटल हीट इज जनरेटेड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल एंड 1/3 ऑफ टोटल हीट इज जनरेटेड ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ में आ गया 10वां पॉइंट? हाँ जी, 10वां पॉइंट क्लियर है? सर आवाज अटक रही है सर आप। ये कह रहा हूँ 10वां पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। अच्छा, आवाज अटक रही है क्या अभी भी? रुक रुक के आ रही है आवाज? हाँ सर अटक रही है। यस सर। अच्छा, एक मिनट दूसरा नेटवर्क चेंज करके देखता हूँ ना, ये वेट करना थोड़ी देर के लिए। आपको मैंने ये बताया कि जो टर्मिनल, अगर आप डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो डीसी सप्लाई में जो टर्मिनल आपका पॉजिटिव से कनेक्ट होगा वहां पर 2/3 हीट डेवलप होगी, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा वहां पर 1/3 ऑफ टोटल हीट डेवलप होगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल लेकर के भी समझा दिया है। अब इस डिपेंड करता है, दो टाइप की पोलरिटी यूज करते हैं हम। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में जब आप डीसी सप्लाई यूज करोगे, कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट यूज करोगे, तो दो टाइप के पोलरिटी होती है हमारे पास। एक होता है डायरेक्ट पोलरिटी, एक होता है डायरेक्ट पोलरिटी, POLARITY। ठीक है, DIRECT डायरेक्ट पोलरिटी, और एक होती है रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, रिवर्स पोलरिटी। डायरेक्ट को हम स्ट्रेट भी बोलते हैं, डायरेक्ट और स्ट्रेट पोलरिटी, STRAIGHT, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हो। स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी दो चीजें होती हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, आपका वर्कपीस को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रोड होल्डर में कनेक्ट रहते हैं, अटैच करते हैं, उसमें होल्ड करते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। तो आपका जो सप्लाई होती है, जो पोलरिटी होती है, वो डायरेक्ट या स्ट्रेट पोलरिटी होती है। तो इन केस ऑफ स्ट्रेट पोलरिटी, योर वर्कपीस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई, while and electrode is connected to the negative terminal of the power supply. स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है, वर्कपीस पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि आपकी रिवर्स पोलरिटी में उल्टा होता है, वर्कपीस को जो आपका वो नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं टर्मिनल से पावर सप्लाई के, और जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? रिवर्स पोलरिटी क्या होती है और स्ट्रेट पोलरिटी क्या होती है, समझ में आ गया? चलिए, तो आप डायग्राम बना सकते हो, एक सिंपल डायग्राम बना दोगे। स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी आपसे पूछा गया है, वर्कपीस बनाओगे और इधर पावर सप्लाई बना दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बना दोगे। ठीक है, जैसे आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम में स्ट्रेट पोलरिटी रिवर्स पोलरिटी दिखाने के लिए इसको जहां पे पावर सप्लाई लिखा है ना, यहाँ पे डीसी सप्लाई लिख दोगे आप, और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल बना लोगे और एक पर नेगेटिव का साइन बना दोगे। पॉजिटिव को जब आप वर्कपीस से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव को इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करोगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट पोलरिटी,
और जब इनका उल्टा कर दोगे तो वो आपका रिवर्स पोलरिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर डायग्राम स्पेशली पूछा जाता है कि व्हाट इज स्ट्रेट पोलरिटी, व्हाट इज रिवर्स पोलरिटी, तो आप ये बता देंगे और छोटा सा रफ डायग्राम बना देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। तो मैंने 10वां पॉइंट बताया, 9वां पॉइंट बता दिया, 10वां वो लिखा है इन केस ऑफ, ये 10वां भी बता दिया है, 11वां बताया था द इन स्ट्रेट पोलरिटी द वर्क पीस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, और 12वें पॉइंट में इसका उल्टा लिखा होगा वाइल इन केस ऑफ रिवर्स पोलरिटी में वर्क पीस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका है आप लोगों को? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। नो सर। कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। रिवर्स पोलरिटी, डायरेक्ट पोलरिटी ये पूछा, ये समझ में आ गया। चलिए आप मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग, ठीक है, गैस वेल्डिंग में आपको बताना है एक होता है फॉरवर्ड और एक होता है बैकवर्ड। दो टेक्निक थी वेल्डिंग करने की, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दो थी ना। फॉरवर्ड को बोलते हैं सर जो गन पे होते हैं। हाँ, फॉरवर्ड को बोलते हैं लेफ्ट हैंड और बैकवर्ड को बोलते हैं राइट हैंड। दो टेक्निक होती थी ना वेल्डिंग करने की, गैस वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ। ये तो खत्म, Yes, sir. ये आपकी Yes, जो sir. इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है वो खत्म हो चुकी है अभी। ठीक है, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन था वो खत्म हो गया है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बता दूंगा आप लोगों को, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है वो देख लेना, आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, हाँ, तो फॉरवर्ड एक होता है, फॉरवर्ड एक होता है बैकवर्ड टेक्निक। फॉरवर्ड को लेफ्ट हैंड बोलते हैं और राइट हैंड बोलते हैं बैकवर्ड को टेक्निक को। तो आप मुझे बताइए कि टॉर्च का एंगल कितना रखते हैं हम और फिलर रॉड का एंगल कितना रखते हैं? सर 50-60। किसका? सर टॉर्च का। टॉर्च का 50 से 60 रखते हैं। यस सर। 50 से 60 का 30-40 फॉरवर्ड में, होता है फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में? सर। फॉरवर्ड में। और बैकवर्ड में कितना होता है? सर 30-40। नहीं, फिलर रॉड का बताओ कितना होता है? तो उसका नहीं पता। क्यों? सर 30 से 40 होता है सर फिलर राउंड का। हाँ, 30 से 40 के आसपास होता है फिलर रॉड का, है ना? उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी तक जितना मैंने बताया आप लोगों को उतना ठीक है। तो अभी ये मैंने आपको बता दिया कि जो टेम्परेचर होता लेफ्ट वाइड में कितना होता है आपका, फिलर का कितना होता है और टॉर्च का कितना होता है। तो फिलर का लेफ्ट में दोनों में 30 से 40 होता है, लेफ्ट हो या राइट वर्ड टेक्निक हो दोनों में 30 से 40 होता है। और जबकि टॉर्च का एंगल लेफ्ट वाले में ज़्यादा होता है, 60 से 70 डिग्री होता है। और आपका जो राइट वाले में आपका एंगल जो होता है 40 से 50, है ना? चलिए याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है वो फिनिश हो गई है। आपको करना क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। इसमें आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एक बार पढ़ने हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन दिस वेल्डिंग। तो उसका मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को। वैसे आप लोग खुद कर लेना, मैं देख लेता हूँ। और इसके वेल्डिंग डिफेक्ट पढ़ने हैं, वेल्डिंग डिफेक्ट्स वो आप खुद से पढ़ेंगे, असाइनमेंट दे दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, वो आप धीरे से छोटे से कर लेना। इनके एप्लीकेशंस, इनका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस वगैरह ये थोड़े से आप लोगों को खुद से करने होंगे। देख लूंगा जितना जो भी आपका सिलेबस, एक बार वैसे सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। वो एडिशनल हो जाएगा आपका, थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा, कोई नहीं। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहीं से क्वेश्चन कई बार इसी में से आते हैं, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे देना होता है वहीं पर हम इंपॉर्टेंस दे देंगे अपने, ठीक है। चलिए अगली हम बात करेंगे। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो आपकी होती है वो कई टाइप की होती है, बताया था ना मैंने। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आपकी कई टाइप की होती है, जिसमें सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है और क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड आर्क हो गया और मेटल आर्क हो गया, TIG, MIG हो गई, ये सारी आर्क वेल्डिंग के टाइप हैं। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको अगला जो वेल्डिंग पढ़नी है वो है आपकी
सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं कि होती क्या है, और इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए इसका डायग्राम आप देख लो एक बार। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ये लिखा है, सबमर्ज्ड SUBMER SED, सबमर्ज्ड SUBMER SED। SED होता है GED, सबमर्ज का तो SED होता है। SUBMER SED सबमर्ज ही होगा। ठीक है, GED होगा, ये गलत लिखा है इसमें। SUBMER GED सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। SUBMER GED होता है सबमर्ज्ड का, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। SUBMER GED सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब सबमर्ज का हिंदी मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बात करेंगे तो डूबा हुआ। क्या होता है सबमर्ज का मतलब? डूबा हुआ। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। सबमर्ज का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ। अब डूबा हुआ क्या क्या डूबा हुआ रहेगा, या डूबी हुई क्या चीज रहेगी? आर्क। डूबी हुई क्या चीज रहेगी? आर्क। तो आर्क डूबी हुई रहेगी किसमें? किसमें डूबी हुई रहेगी? फ्लक्स में। ठीक है, फ्लक्स में। तो इस वेल्डिंग के अंदर जो आपकी आर्क होती है, आर्क जो होती है वो फ्लक्स में डूबी हुई रहती है। और इसमें जो फ्लक्स यूज करते हैं वो ग्रेनुलर फ्लक्स होता है, याद रखना है। ग्रेनुलर, GRAINULAR, ग्रेन्स की फॉर्म में होता है। जैसे गेहूं वेहूं होते हैं आपके, गेहूं अनाज जो होता है ग्रेन्स होते हैं उसके, इसी फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में आपका फ्लक्स रहता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इन विच वेल्डिंग द फ्लक्स इज यूज्ड इन ग्रेनुलर फॉर्म। तो आपको लिखना है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आपका ग्रेनुलर फ्लक्स होता है, जिसके अंदर आपकी आर्क जो होती है वो फ्लक्स के अंदर डूबी हुई होती है। ठीक है, चलिए अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वेल्डिंग होती है, ये मैं आपको समझा देता हूं। और जो मैं समझाऊंगा बस वही लिखना है आपको, वही आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, और वही लिखा होगा नीचे। देखो पहली बात तो देख लेते हैं, ये अभी बता रहा हूँ ना। चलिए तो ये देख लेते हैं। क्या ये आपका डायग्राम है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का? देखो होता ये है कि यहाँ पर आपका ड्राइव मोटर लगी होती है। ठीक है, ड्राइव मोटर, सर्वो कंट्रोल। ये आप देख रहे हो, ये बीच में वायर आ रहा है, एक दिख रहा है वायर? यस सर। ये वायर आ रहा है, और ये जो वायर होता है एक स्पूल के अंदर, एक स्पूल के अंदर रोल्ड कंडीशन में रहता है। इस तरीके से एक स्पूल लगा रहता है, उस स्पूल के अंदर ये रोल्ड रहता है। स्पूल समझते हो? नो सर। क्या होता है? फिरकी जो होती है, चक्री, है ना? वायर स्पूल बोलते हैं, WIRE, वायर स्पूल, SPOOL। अरे पतंग उड़ाई है कि नहीं? हाँ सर, उड़ाइए। उसमें मांझा लपेटते हैं, किसमें लपेटते हैं मांझा? चरखी में। चरखी में, है ना? चरखी जो होती है, चक्री नहीं, चरखी होती है। उस चरखी के अंदर
हम वायर को लपेट, उसमें क्या होता है, उसमें धागे को लपेटा जाता है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोड वायर होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो वायर की फॉर्म में होता है। उस इलेक्ट्रोड वायर को हम चक्री में क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं, ठीक है। चक्री में वो रैप्ड रहता है, ठीक है। और उस चक्री से वायर को निकाल करके जो दो रोलर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ये दो रोलर, ड्राइव रोल्स लिखा है जिनके पास, है ना, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों रोलर के बीच में से वायर को निकाल देते हैं, ठीक है। ये आपके दो ड्राइव रोल्स होते हैं, इन दोनों ड्राइव रोल से आप क्या करोगे, वायर को निकाल दोगे। ठीक है। अब ये जो रोलर आपके लगे हुए हैं, इन रोलर को घुमाने के लिए ड्राइव मोटर या सर्वो कंट्रोल लगा होता है, ठीक है। ड्राइव मोटर सर्वो कंट्रोल लगा हुआ होता है इन दोनों रोलर्स को घुमाने के लिए। आपके दोनों रोलर्स मोटर के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो उस मोटर को, तो दो चीजें मैकेनिज्म होती है, एक तो ड्राइव मोटर होती है, उस ड्राइव मोटर से क्या होगा, आपके रोलर घूमेंगे, ठीक है। आपके रोलर एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये बताओ, ये डबल डबल आवाज किसके पास से आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो ये दो रोलर हो गए, तो ये ड्राइव रोल्स हो गए। तो रोलर आपके घूमेंगे, इसके ऊपर ये वायर है, वायर स्पूल में लगा होगा। तो जब ये रोलर होंगे, इन रोलर के मोशन को कंट्रोल करने के लिए हमने ड्राइव मोटर लगा रखी है और सर्वो कंट्रोलर लगा हुआ था। सर्वो कंट्रोलर को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है इसके थ्रू, और सर्वो कंट्रोलर में पावर सप्लाई भी, सर्वो कंट्रोलर में हम पावर सप्लाई वगैरह ये सारी चीजें देंगे। तो होगा क्या कि जो आपकी डीसी पावर सप्लाई लेफ्ट साइड में देख रहे हो, पावर सप्लाई देख रहे हैं ना, ये डीसी पावर सप्लाई लिखा है। इस पावर सप्लाई का एक टर्मिनल इस कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका कनेक्टर होता है, ये कनेक्टर हमेशा वायर के साथ टच में रहेगा, ठीक है, जिससे कि पावर सप्लाई का एक टर्मिनल इस वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट रहेगा हमेशा। और इसका जो दूसरा टर्मिनल है पावर सप्लाई का, वो हम लोगों ने वर्कपीस से कनेक्ट किया हुआ है। एक टर्मिनल किससे कनेक्ट किया है हमने, वर्कपीस से किया है, और दूसरा टर्मिनल आपका जो ये जो कनेक्टर लगा होता है इलेक्ट्रोड कनेक्टर, उससे किया है, जिससे कि आपका वायर हमेशा टच में रहेगा, ठीक है। ये ड्राइव मोटर हो गई, ये सर्वो कंट्रोल हो गया। सर्वो कंट्रोल भी हम यहाँ पर कब कंट्रोल करना है कब नहीं करना है, इसका एक पार्ट वर्कपीस से भी कनेक्ट होता है, जिससे आपको दोनों टर्मिनल यहाँ मिल जाएंगे। तो होगा क्या, और ये आपका हॉपर लगा होता है, फ्लक्स हॉपर जिसको बोलते हैं। इसके अंदर ग्रेनुलर फ्लक्स लगे होते हैं, अंदर ग्रेन्स की फॉर्म में फ्लक्स रखे होंगे, ठीक है। ग्रेन्स की फॉर्म में आपका फ्लक्स रखा होगा, और जब ये फ्लक्स आएंगे तो इसके ऊपर इकट्ठा होने लगेंगे। यहाँ पे गोल गोल जो आपके ग्रेन्स की फॉर्म में जो फ्लक्स होगा वो इकट्ठा होने लगेगा। और ये वायर जैसे ही इस वर्कपीस के कंट्रोल में आएगा, कोई पावर सप्लाई ऑन होगी आपकी, ये वायर आ रहा है, ये आपका वर्कपीस आ रहा है नीचे, जैसे ही इनका कांटेक्ट होगा आर्क जनरेट होगी। उस आर्क से क्या होगा, ये आपकी जो इलेक्ट्रोड वायर है वो पिघलेगा, इलेक्ट्रोड वायर मेल्ट हो जाएगा। देखो मेल्ट होगा तो छोटा होगा कि नहीं होगा, जैसे ये मेल्ट होगा इलेक्ट्रोड वायर, ये छोटा हो जाएगा। और छोटा होने की वजह से हमने क्या किया है, अगर हमने क्या किया, रोलर लगा रखे हैं, तो ये रोलर धीरे धीरे करके इसमें से स्पूल के अंदर से वायर को खींचते रहेंगे और इसकी ओर बढ़ाते रहेंगे। जैसे अगर आपको पतंग को दूर भेजना होता है तो स्पूल में से घुमाते घुमाते धागे को बाहर की ओर निकालते हैं, ऐसा यहाँ पे होता रहेगा। जैसे ये छोटा होगा तो वायर स्पूल से आपका जो वायर है वो नीचे की ओर बढ़ता जाएगा और आपकी वेल्डिंग होती जाएगी। जनरली जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं इसको। जैसे आपके बॉयलर शेल हो गए, बॉयलर हो गए ना, बॉयलर शेल, उनकी जो शेल को जब वेल्ड करते हैं तो उसमें उसको ज्यादातर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला है बस उसी को कल एक्सप्लेन करना है अच्छे से, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो आर्क इसमें दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती है, डूबी हुई होती है, इसीलिए इसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, ये सारी चीजें, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये चीजें हम कल करेंगे डिस्कस। और यहाँ से जो आपके ग्रेनुलर फ्लक्स हैं वो हमेशा इधर फिल्ड रहेंगे, ठीक है। इसका एक वीडियो भी दिखा देंगे आपको बाद में, जैसे ये सारी वेल्डिंग खत्म होगी, किस तरीके से वेल्डिंग होगी, क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं।